नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नैन्सी क्लासेस में। आज मैं यहाँ पर आपको कंप्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। यहाँ पर मैं जो आपको पेपर सॉल्व करवा रही हूँ ये सुपरटेट 2019 का क्वेश्चन पेपर है। इसके पहले मैंने आपको साइंस एंड बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, प्रबंध एवं अभिवृत्ति के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। यदि आप लोगों में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। तो आज यहाँ पर हमें देखना है कंप्यूटर का सेगमेंट। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन आपकी सुपरटेट की परीक्षा में कितने मार्क्स के आते हैं, तो 5 मार्क्स के आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं आपकी। तो यहाँ पर मैं आपको पाँचों क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगी, साथ ही साथ आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि बिट का विस्तृत रूप क्या है? बाइनरी ट्री, बाइनरी डिजिट, बाइनरी टर्म या बाइनरी टास्क। तो आइए जानते हैं बिट के बारे में कि बिट का विस्तृत रूप क्या है, बिट होती क्या है। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार से आपकी हिंदी भाषा में आप लोग पढ़ते हैं कि भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी जो इकाई मानी जाती है वो ध्वनि मानी जाती है। ठीक है, मैं मौखिक रूप से कह रही हूँ। अब आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। मौखिक रूप से ध्वनि होती है और वैसे आपका वर्ण होता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी कोई ना कोई डेटा की सबसे छोटी इकाई होगी ना। कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को लेता है, डेटा को स्टोर करता है, डेटा पर प्रोसेस करता है और फिर उस डेटा पर प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट जनरेट करता है। तो ये जो डेटा है, इस डेटा की सबसे छोटी इकाई कुछ ना कुछ तो होगी ना कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में जो आपकी डेटा की सबसे छोटी इकाई है वही है आपका बिट। याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बिल्कुल चांसेस हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा कहा जाए या डाटा कहा जाए, कंफ्यूज मत होना है। ठीक है, डाटा या डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये है आपकी बिट। ठीक है, मैं बिट को इस तरीके से लिख देती हूँ, इसी तरीके हिंदी में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, बिट। ठीक है, अब बात आती है ये जो बिट है ना, इस बिट का विस्तृत रूप क्या है? तो ये बिट जो है इसका विस्तृत रूप होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। ठीक, ये होता है आपका बिट का पूरा नाम। ठीक है, अब बात आती है बिट जो होती हैं, बिट आपकी कंप्यूटर में 0 और 1 होती हैं। कौन सी होती हैं? 0 और 1 के रूप में होती हैं। आपका कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की भाषा ही जानता है। ठीक है, तो बिट का बाइनरी वैल्यू क्या होता है? बिट का बाइनरी वैल्यू 0 और 1 होता है, बिकॉज आपके कंप्यूटर को कुछ नहीं आता, बस उसको 0 और 1 की भाषा आती है। ठीक है, तो बिट आपकी 0 और 1 होती हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने बिट के बारे में अच्छे से जाना होगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन था बिट का विस्तृत रूप क्या है, तो आपकी जो बिट है उसका विस्तृत रूप क्या होता है? बिट का बाइनरी डिजिट होता है, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है आपसे कि VLE का विस्तृत रूप है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि VLE का जो विस्तृत रूप है क्या है। ऑप्शन है आपके वैल्यू लर्निंग एनवायरनमेंट, वर्चुअल लोडेड एनवायरनमेंट, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट या फिर वैल्यू लोडेड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आइए जानते हैं VLE के बारे में कि VLE एक्चुअल में है क्या। आप सभी को पता है कि अब डिजिटल का ज़माना है और हम लोग डिजिटल मीडिया के माध्यम से काफ़ी चीज़ें अब सीखने लगे हैं। हम अपनी पुस्तकों से ध्यान हटाकर अब डिजिटल मीडिया की ओर ज़्यादा फोकस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको एक आभासी वातावरण प्रोवाइड किया जाता है। क्या प्रोवाइड किया जाता है? एक आभासी वातावरण जो प्रोवाइड किया जाता है, यही आभासी वातावरण आपका VLE कहलाता है। ठीक है, आभासी वातावरण किसके लिए? सीखने के लिए। सीखने के लिए एक आभासी वातावरण जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसे ही हम कहते हैं वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि VLE। तो आप लोगों ने जाना कि VLE का फुल फॉर्म क्या होता है। VLE का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये हुआ आपके VLE का पूरा नाम। ठीक, जैसे आपको कंप्यूटर इंटरनेट की सहायता से अगर कुछ भी सीखना हो तो उसके लिए पहले वातावरण आपका एक जो है सृजन किया जाता है। उसी वातावरण को, उसी आभासी वातावरण को हम लोग VLE कहते हैं। ठीक है, वर्चुअल का मतलब ही होता है आभासी। ठीक है, ये जो वर्चुअल है इसका हिंदी में मतलब होता है आभासी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, आभासी इसका मतलब होता है। ठीक,
तो यहाँ पर आप लोगों ने जाना कि VLE आपका एक्चुअल में है क्या। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि आपका क्वेश्चन क्या था। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि VLE का पूरा जो नाम होता है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि ICT का उद्देश्य है स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, एक व दो दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। ICT के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ICT का पूरा नाम क्या है, ICT कब लागू हुआ, किन विद्यालयों में लागू हुआ, प्राथमिक में या माध्यमिक में या कहाँ पर लागू हुआ, इनका उद्देश्य क्या है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग जानते हैं। चलते हैं फ्रेश पेज पर। तो आपकी जो ICT है, ICT का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ICT क्या नाम है इनका, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हिंदी में इसको क्या कहते हैं ICT को, तो हिंदी में इसको कहते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, क्या कहते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अब बात आती है कि ICT आपका कब लागू हुआ। तो ICT जो आपका लागू हुआ था वो आपका दिसंबर 2004 में आपका जो है ये योजना आई थी आपकी। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली आपको याद रखना होगा कि दिसंबर 2004 में लागू हुआ था, यानी कि 2004 में ये योजना आई थी, ICT योजना जो है आपकी। ठीक, ये आपकी जो योजना है ये माध्यमिक स्तर के जो छात्र हैं इन छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए इसका विकास किया गया था। ठीक है, किसके लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि माध्यमिक स्तर के जो छात्र हैं उन छात्रों में ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और आपके सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए इसका विकास किया गया था। आपकी जो ICT योजना है कब लागू की गई थी, तो 2004 में दिसंबर में लागू की गई थी, याद रखिएगा। अब बात आती है कि ICT के उद्देश्य क्या हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं ICT के उद्देश्य के बारे में। तो ICT का जो मेन उद्देश्य है वो है, आप समझ गए होंगे कि ICT क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें हो क्या रहा है, ICT कौशल जो है आपकी क्षमता जो है आपकी वो बढ़ाई जा रही है कंप्यूटर के लिए, किसमें, माध्यमिक स्तर के छात्रों में। तो क्या हुआ इसमें, स्मार्ट स्कूलों की हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, स्मार्ट स्कूलों की स्थापना की ओर जो है कदम बढ़ा रहे हैं। तो इनका उद्देश्य क्या हुआ, स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना। ठीक, स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना। ठीक, ये तो इनका पहला उद्देश्य हुआ। दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य है ई विषय वस्तु, यानी कि जो आप लोग ई विषय वस्तु पढ़ते हैं उस ई विषय वस्तु का विकास करना। ई विषय वस्तु का मतलब क्या है, जो आप सॉफ्ट कॉपी के रूप में पढ़ते हैं वो सब चीज़ें आपकी ई विषय वस्तु में आएंगी। ठीक है, तो ई विषय वस्तु का विकास करना। और क्या उद्देश्य है इनका, एक उद्देश्य और है कि ICT के जितने भी शिक्षक हैं, ICT में सभी शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना। ठीक है, तो एक उद्देश्य इनका ये भी है, ICT के सभी शिक्षकों में क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, साथ ही साथ इस योजना में एक चीज़ और दी गई कि आपके प्रेरणा के रूप में राष्ट्रीय ICT पुरस्कार भी इन आपके जो शिक्षक हैं इन सभी को दिया गया। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा उद्देश्य में। एक उद्देश्य और है ICT का, वो ये है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के जो सरकारी और आपके जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल होते हैं उन स्कूलों में कंप्यूटर सहायक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार यानी कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के साथ भागीदारी करना। यानी कि आपका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ
कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय हैं उनमें कंप्यूटर सहायक शिक्षक के लिए क्या करना, राज्य सरकार के साथ यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ भागीदारी करना। तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे यही था कि आईसीटी का उद्देश्य है, तो आईसीटी का उद्देश्य स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना है और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना भी है, इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि स्पैम होता है अवांछित संदेश, वांछित संदेश, प्रोटोकॉल, उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन अच्छा है। स्पैम के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है, एंड इस बार भी चांसेस हैं कि स्पैम के बारे में आपसे पूछा जाएगा। बेसिकली आपका स्पैम जो है आपके मेल से संबंधित होता है। आप लोगों ने देखा होगा अपने फ़ोन में कि आप लोग जो हैं कुछ आपके पास ऐसे मेल होते हैं जिनको आपने खुद कभी मेल नहीं किया, लेकिन उनके मेल आपके पास ज़बरदस्ती आते हैं। आप चाहते नहीं कि वो आपको मेल करें, फिर भी आपके पास बहुत सारे मेल आते हैं। बेसिकली ऐसे मेल आपके जो हैं एडवर्टाइजमेंट वाले होते हैं। कैसे होते हैं? एडवर्टाइजमेंट वाले होते हैं। ठीक है, तो ये जो मेल होते हैं ये थोक के भाव में, हज़ारों लाखों के भाव में कई लोगों को एक बार में सेंड किए जाते हैं, तो ये होते हैं आपके स्पैम ईमेल। ठीक है, तो आपके स्पैम क्या होते हैं? अवांछित संदेश होते हैं। अवांछित का मतलब क्या हुआ? अनवांटेड मैसेज। अवांछित का मतलब क्या होता है? अनवांटेड मैसेज। अब अनवांटेड तो आप समझ ही रहे होंगे, जो आप चाहते नहीं हैं फिर भी आपकी इच्छा के विरुद्ध ये जो चीज़ें हैं आपके फ़ोन में आ रही हैं। ठीक है, तो अनवांटेड मैसेज जो हैं आपके होते हैं ये स्पैम। ये बेसिकली जो है आपके हज़ारों लाखों के भाव में जो है आपके फ़ोन में भेजे जाते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा कि स्पैम होता क्या है। ठीक, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट एकदम करेक्ट होगा स्पैम के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपसे है प्राइमरी मेमोरी के बारे में, कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, रोम। अब यहाँ पर मैं आपको जिस तरीके से मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताऊंगी, जिस तरीके से मैं मेमोरी को विभक्त करूंगी, आप ये चार्ट अपनी कॉपी पर बना लेना, बिकॉज ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा आगे के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए इस चार्ट को देखते हैं। आपकी जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो बेसिकली आपकी दो तरीके की होती है। अब मेमोरी तो आपको पता है ना कि मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करना होगा तो उसके लिए मेमोरी का यूज़ होता है। अब आपके अंदर भी मेमोरी है, आपका मस्तिष्क, कहाँ पर आपकी सूचनाएं जो हैं इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है? आपके मस्तिष्क में स्टोर होती है ना। इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी इतना सारा डेटा रहता है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना भाई। तो कहाँ स्टोर होती है? मेमोरी में स्टोर किया जाता है। अब यही जो आपकी कंप्यूटर मेमोरी होती है ये आपकी बेसिकली दो तरीके की होती है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी को मैं कुछ इस तरीके से लिखती हूँ, बिकॉज मेरे बीटेक में इसी तरीके से हम लोग लिखते थे, तो आप भी इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी ये बेसिकली आपके दो तरीके की होती है। पहला तो होता है आपका प्राइमरी मेमोरी। कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राथमिक मेमोरी को क्या कहते हैं? मेमोरी ही कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। वैसे मेमोरी को हिंदी में स्मृति कहते हैं। आई थिंक मुझे जैसा याद आ रहा है स्मृति ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मेमोरी सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी होती है। दूसरा होता है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको आप बाहर से अटैच करते हैं। प्राइमरी मेमोरी आपकी कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है। ठीक, अब यहाँ पर जो आपको देखना है कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी आपकी कितने टाइप की होती है। ठीक, तो आप लोगों को यहाँ पर कई सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो बेसिकली आपके दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है आइए जानते हैं इस बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी आपकी होती है, एक तो होती है आपकी रैम। कौन सी होती है? रैम। दूसरी होती है आपकी रोम। कौन सी होती है? रैम और रोम। अभी आप लोग बस इसी तरीके से लिख लीजिए, बाकी मैं फुल फॉर्म आपको नेक्स्ट पेज पर बताऊंगी, क्योंकि इतना सारा एक ही बार में यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता। कंप्यूटर की मेरे फ़ोन की स्क्रीन छोटी है। ठीक, तो अभी आप बिल्कुल ऐसे ही लिख लीजिए जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगी फिर। अब यहाँ पर आप लोगों ने याद रख लिया कि रैम और रोम हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक, मैं प्राइमरी मेमोरी को अलग से इस फ्रेश पेज पर बना देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ही ना हो। ठीक है, आप लोगों ने क्या देखा? कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताऊँगी। ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये आपकी कितने प्रकार की मैंने बताई दो प्रकार की। पहला तो होता है आपका रैम और दूसरा होता है आपका रोम। ये जो रोम होती है ना ये नॉन वोलाटाइल होती है। नॉन वोलाटाइल का मतलब ये है कि बिजली चले जाने पर भी आपका डेटा जो है वो आपका स्टोर रहेगा।
ठीक है। वहीं वोलाटाइल जो मेमोरी रैम जो होती है वो आपकी वोलाटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। तो आपका जो रैम है वो रैम बेसिकली दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है? पहला तो होता है आपका एस रैम। क्या होता है? एस रैम होता है। दूसरा होता है आपका डी रैम। क्या होता है? एस रैम होता है और डी रैम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। रोम आपकी बेसिकली कितने प्रकार की होती है? तो रोम आपकी जो है वो आपकी पी रोम होती है, पी रोम। और क्या होती है? ईपी रोम होती है, ईपी रोम, ठीक है। और कौन सी होती है? डबल ईपी रोम। आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो डबल ईपी रोम भी आपकी होती है, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरीके से प्राइमरी मेमोरी को बना लीजिएगा। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी की ओर। तो आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो बेसिकली आपको यहाँ पर देखना है। तो सेकेंडरी मेमोरी कई सारी यहाँ पर होती हैं, ठीक है। SE सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। सेकेंडरी मेमोरी में आप लोगों ने हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा, HDD, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। ये सभी फुल फॉर्म अभी मैं आपको बताऊंगी, आप लोग बस इस तरीके से लिख लीजिएगा। SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क का नाम सुना होगा। आप लोगों ने CD का नाम सुना है ना, ये वही है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक। और आपका फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसके अलावा एक और होता है आपका, मैं इधर की तरफ लिख दे रही चूंकि स्पेस नहीं है उतना, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। तो ये हुआ आपके सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी में आपका आता है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क CD, मैग्नेटिक टेप एंड फ्लॉपी डिस्क, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ का फुल फॉर्म बताऊंगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में एक तो ज़रूर आपका फुल फॉर्म आना ही है, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको बताया था रैम के बारे में, क्योंकि आपकी प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम, ठीक है। ये जो रैम है ना, ये भाई साहब वोलाटाइल होती है। कैसी होती है? वोलाटाइल होती है, याद रखिएगा, वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? परिवर्तनीय, मतलब जो अस्थिर होती है। परिवर्तनीय का मतलब अस्थिर होती है, जो स्थिर नहीं होती है उसे हम लोग कहते हैं वोलाटाइल। यानी कि रैम में जो डेटा स्टोर रहता है वो अगर आपकी बिजली चली जाती है या अचानक से आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो आपका जो डेटा है वो आपका स्टोर नहीं रहेगा, वो डेटा आपका हट जाएगा। यानी कि रैम जो है आपके टेम्परेरी स्टोरेज का कार्य करती है। ये जो रैम है ना, इस रैम का पूरा नाम जो होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा, रैंडम होता है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। मेमोरी को मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हुआ आपका रैम। अब बात आती है, आपका रैम दो प्रकार का बताया था मैंने, एक तो बताया था मैंने एस रैम और एक मैंने आपको बताया था डी रैम। दो रैम बताए ना आपको। तो आपका एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक रैम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप लोग यहाँ पर ये जोड़ लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्टैटिक रैम, ठीक। तो एस रैम का पूरा नाम क्या हुआ? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का पूरा नाम क्या हो गया? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि डायनामिक रैम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक। तो ये हुआ आपका रैम के बारे में। अब यहाँ पर मैं आपको रोम बताऊंगी कि रोम का पूरा नाम क्या है। रोम क्या है? आपकी नॉन वोलाटाइल है, यानी कि गैर अस्थिर मेमोरी है। तो इसमें आपका डेटा जो है स्थिर रहता है, यानी कि आपकी पावर सप्लाई बंद हो जाए, कंप्यूटर ऑफ हो जाने पर भी आपका डेटा इसमें बना रहता है। इसीलिए जो आपका रोम है ना, इसको नॉन वोलाटाइल कहते हैं। यदि किसी को ये सब चीज़ें नहीं आती हैं तो मेरे कंप्यूटर की वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। एक एक चीज़ आपको कंप्यूटर के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैंने एक एक छोटे पॉइंट भी समझाए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो रोम होती है, मैंने आपको क्या बताया, रोम बेसिकली आपकी क्या क्या होती है? पी रोम होती है। ये जो पी रोम है ना, इस पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या था? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर पी जुड़ गया। इस पी का नाम क्या है? इस पी का मतलब है प्रोग्रामेबल, ठीक। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। यहाँ पर मैं रोम लिख देती हूँ। अब पी रोम का नाम आप समझ गए ना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब बात आती है दूसरा आपका जो होता है वो होता है ईपी रोम। ईपी रोम का पूरा नाम क्या होगा? ईपी रोम का पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो यानी कि EEPROM का नाम क्या हुआ, ये PROM का नाम आप पहले पढ़ चुके हैं, बस इसमें ई जुड़ गया तो इरेजेबल हो गया। बाकी यहाँ पर आप लोग PROM का जो नाम पढ़ चुके हैं वही यहाँ पर जोड़ देना है आपको। आप समझ रहे हैं ना? यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ लिया करिए। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा EEPROM में बस आपका ई एक्स्ट्रा है, बाकी PROM आप लोग पढ़ चुके हैं। PROM आपने ऊपर क्या पढ़ा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो यहाँ पर क्या होगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर मैंने बताया था EEPROM। ठीक, अब बात आती है कि EEPROM का पूरा नाम क्या है, तो EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, आप लोग पहले रोम का मतलब समझे, रीड ओनली मेमोरी, फिर PROM का समझे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर EEPROM का मतलब समझे, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर आपने EEPROM का मतलब क्या समझा, इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये हुए आपके सारे फुल फॉर्म, आपके 5 क्वेश्चन आई थिंक खत्म हो गए हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं तक था। यदि आपको ये कंप्यूटर का सेगमेंट अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और कंप्यूटर से रिलेटेड आपको समस्या अगर है तो आप हमारी प्लेलिस्ट से हमारे कंप्यूटर के वीडियोज़ ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको कुछ और शायद हिंदी आपको सॉल्व करवाऊंगी, तो आप लोग हिंदी का भी वीडियो देख सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों के साथ ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए नैंसी क्लासेस पर।